फैसल मोहम्मद के इंतहाई वाजिब एहतराम सब्सक्राइबर और व्यूवर्स की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। व्यूवर्स, आज पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ख़बर है जो इस वक्त मीडिया में गर्दिश कर रही है वो ये है कि नवाज़ शरीफ ने अदालतों में सरेंडर कर दिया। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी झूठी खबर है जो इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया में चलाई जा रही है। दुरुस्त खबर ये है कि पाकिस्तान की अदालतों ने नवाज़ शरीफ के आगे सरेंडर कर दिया, या दूसरे अल्फाज में आप यूँ कहें कि पाकिस्तान के निज़ाम और अदालतों ने नवाज़ शरीफ के आगे सरेंडर कर दिया। जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं। तोशाखाने में नवाज़ शरीफ की ज़मानत मंजूर हो गई। दायमी वारंट जो उनके निकले थे उसके मनसूख होने की दरख्वास्त भी दे दी गई है। अल अजीज़िया एवन फील्ड, जिसके बारे में बड़ी चीज़ें सामने आई थी, अब उसी अपार्टमेंट में वो रह भी रहे हैं, उस हवाले से भी जनाब उसके अंदर जुमेरात तक तोसी कर दी गई है। गो के अदालतों ने एक आध रिमार्क्स तो दिए हैं नैब को कि भाई अब आपने अगर ये सब कुछ अगर करना ही था तो हमारा टाइम क्यों ख़राब किया। आप पहले ही उनको पहले सबसे पहले अपने चेयरमैन से पूछ कर आप रेफरेंस वापस लेते। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि नवाज शरीफ साहब के लिए जो है सारी की सारी जो है ना सहूलतें उनको दी जा रही हैं, और दूसरी जानिब ये है कि जो उनकी सज़ा सस्पेंड करने के बारे में मसला था तो वो भी कहा गया है कि निगरां काबीना ने उनको भी मंजूरी दे दी और उनकी भी सज़ा सस्पेंड हो गई। अच्छा, अब मेरा जहाँ तक इसमें की चीज़ ये है कि कुछ लोग जो अहम हैं पाकिस्तान के अंदर, उनसे कुछ जो थोड़े से पसे पर्दा कुछ राब्ते होते हैं, तो उनमें से कुछ लोगों को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। वो ये कहते हैं कि एक तरफ तो नवाज़ शरीफ साहब को, जो कि एक सर्टिफाइड, जिन्होंने रियासत के साथ टक्कर भी ली और बहुत सारे रियासत के मामलात में सिक्योरिटी रिस्क भी बने, उनको तो इस कदर सहूलतें दी जा रही हैं यकतरफा तौर पर। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो तो कभी भी मतलब रियासत के लिए ख़तरा नहीं बने, और उनको जो है मतलब अभी तक कोई भी रिलीफ नहीं मिला। क्या उसकी क्या वजूहात हैं, जबकि इस मसले पर चौधरी शिवराज हुसैन साहब ने भी, ये मैं जो आपको ख़बर दे रहा हूँ ये अंदर की खबरें, उन्होंने भी अपने तौर पर ये शिकवा किया है कि उनके लिए तो सब कुछ है, जिन्होंने बहुत कुछ कर दिया लेकिन इन्होंने अभी इतना कुछ नहीं किया था। ठीक है, जो भी अगर केसेस हैं जो फ्रॉड के या नैब के या जो कुछ भी है गबन के, तो उसके अंदर इस तरह तो नहीं होना चाहिए। तो ये लगता है कि शायद अब ये देखा जाएगा कि इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, क्योंकि अंदर से भी कुछ लोग जो हैं जो चलाने वाले हैं उनके अंदर भी थोड़ी सी तशवीश आ रही है। अच्छा, दूसरी जानिब ये है कि जरदारी साहब ने भी कहा है कि हमें जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जो है नहीं मिल रही। आपने सुन भी लिया होगा गिलानी साहब का। तो जब जरदारी साहब का जब गया तो उनको ये कह के मुतमईन कर दिया कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिली नहीं मिली, लेकिन आपको भी सहूलत मिली थी। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड का तो एक नाम नया आ गया, लेकिन नई पाकिस्तान के अंदर एक नई सियासत के अंदर एक नई जो है ना इस्तिलाह मुतारिफ कराई गई है। उन्होंने कहा असल मसला ये है कि बात सहूलत की करें। सहूलत आपको भी मिली थी और आप भी जेल से निकल के सदारत की कुर्सी पे बराजमान हुए थे, यानी ऐवान सदर में पहुंच गए थे, बराजमान हो गए थे। तो उनको भी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत उन्हें मुतमईन करने की कोशिश की गई। लेकिन कहने का मकसद ये है कि निगरान हुकूमत जो है मौजूदा, जो मुस्लिम लीग नवाजी की समझ लें आप, वो पूरी तरीके से नवाज शरीफ को फैसिलिटेट कर रही है। और जो भी आपका इस वक्त निज़ाम है, इदारे या जो कुछ भी से आप कहते हैं, जो भी मामला चला रहे हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ को फैसिलिटेट कर रहे हैं। मरकज़ में भी यही हो रहा है और सिंध के अंदर भी हो रहा है। सिंध में भी आप देख लें, आज वो सिंध के जब गए थे वज़ीर आला सक्खर की एक जेल के अंदर, तो मुझे वहाँ से बताया गया कि सक्खर की एक जेल में उन्होंने जहाँ छापा मारा तो जेल का हाल, सॉरी जेल का नहीं, हॉस्पिटल का, तो हॉस्पिटल में जब वो गए अचानक जाकर सक्खर के बड़े हॉस्पिटल को चेक किया तो वहाँ ना दवाएं थी ना कुछ थी, पलंग वलंग सब टूटे पड़े थे। और वहाँ बताया गया मुझे कि तकरीबन को 310 या 312 के करीब वहाँ पर टोटल जो है मतलब कैदी हैं। उनके खाने के लिए इतना ख़राब और नाक़िस खाना उनको दिया जा रहा था, लेकिन जब चेक किया गया तो पता लगा कि उनके खाने के लिए नहीं 310 आदमी, 320 लगा लें आप यार, 350 लगा लें आप, 350 लोगों को जो नाक़िस खाना दिया जा रहा है उसकी मद में 2 करोड़ रुपए माहाना लिए जा रहे हैं। अब मुझे अंदाज़ा लगाइए कि 2 करोड़ रुपए माहाना सिर्फ 350 लोगों को खाना देने के लिए, वो सालन रोटी और दाल वगैरह जो देते हैं वो भी बिल्कुल नाक़िस तरीके की। तो किस तरीके से पीपल्स पार्टी ने कोई शोबा जो है पीपल्स पार्टी ने नहीं छोड़ा लूट मार का सिंध के अंदर,
और वही अब सिंध के अंदर जो सिंध की हुकूमत है वो फिर पीपल्स पार्टी के साथ वहाँ भी कंप्रोमाइज़ कर रही है। तो ये सारा जो इतना मामला आप देख रहे हैं ना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, ये सारे का सारा जो है सब कुछ एक तयशुदा है और ये सब कुछ एक फ्रेमवर्क के अंदर सारा काम किया जा रहा है। अंदलीब अब्बास, सादिया और जो है अपना सुहेल और शायद गालिबन सुमेरा बुखारी भी हैं, 2-3 और लोग हैं, उन्होंने मुलाकातें उनकी चल रही थी फिरदौस आशिक ऐवान से, फिरदौस बाजी से, वो उनको करती रहीं और पीछे से उनको भी कुछ बताया गया कि भाई देखें ये आपके कागज़ हैं, ये आपकी फ़ाइल है, ये आपकी कोई सारे सिलसिले हैं। तो वो भी बेचारी ज़ाहिर है क्या करती, मरते क्या ना करते उसे कहते हैं। उन्होंने भी फिर जो है IPPs के, एक तो IPPs का लफ्ज़ इतना ख़तरनाक है, बोलते भी डर लगता है कि पाकिस्तान को IPPs खा गए हैं। आपको पता ही ना जो IPPs पाकिस्तान के अंदर है, प्राइवेट बिजली घर, तो ये अल्लाह खैर करे एक सियासी जमात भी IPPs के नाम से बन गई। मुझे तो वैसे ही डर लगता है कि कहीं कोई और बड़ी मुसीबत ना आए, क्योंकि मुसीबत तो वैसे ही मुझे लग रहा है आ रही है पाकिस्तान के ऊपर। क्योंकि आज आप देख रहे हैं, मैंने कल भी कहा था कि PIA वो कह रहे हैं डॉलर सस्ता हो गया। आज तो PIA के पास कोशिश ये है कि आज उनको पेट्रोल PSO ने दिए ही नहीं। तो ये पाकिस्तान जो कह रहे हैं कि तरक्कियों की राह पे चल पड़ा है, निगरान हुकूमत कहती है बड़ी तरक्कियाँ हो रही हैं, बड़े मामला सही हो रहे हैं, डॉलर नीचे गिर गया है। तो मुझे तो जनाब कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अजीब सूरत हाल है, इस मुल्क की बिगड़ रही है। इस मुल्क में आइन और कानून नाफिज करने वाले या आइन और कानून दोनों मुजरिमों के सरपरस्त बन जाएं और कानून नाफिज करने वाले जब मुजरिमों के साथी बन जाएं तो फिर उस मुल्क के अंदर शरीफ इंसान का रहना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे नज़दीक जो है ये जो कुछ कर रहे हैं, ये कंपनी जो भी है, इदारा है, कंपनी है, सियासत की निगरान हुकूमत है, व्हाट्स मतलब जो आप कह लें आप, इट्स अप टू यू, जिसको भी आप कह लें, जो भी मामला चला रहे हैं उनको जो है इसमें कामयाबी नहीं होने वाली। बेहतर था कि ये एक चोर बदउनवान, एक सेटिस्फाइड, जिसे कहते हैं ना, एक सर्टिफाइड आलमी सतह के ऊपर, मतलब पनामा के अंदर और दूसरे तीसरे मामलात के अंदर जिनका नाम बैन अवी सतह पर आ चुका था। जरदारी साहब के भी साथ भी कंप्रोमाइज़ का मामला चल रहा है ना, जब इनके साथ आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं मुल्क और कौम की खातिर, तो उस शख्स के साथ कंप्रोमाइज़ करने में क्या था जो कि एक मुहिब वतन है। सिर्फ ये कि अमेरिका के कहने के ऊपर आपने उसको जो है जिसे कहते हैं कि तख्ता मश्क या निशान इबरत, जो कुछ भी आप कह सकते हैं, उसको बना दिया गया है। उसको अगर मैं कहता हूँ कि दोबारा अगर लेकर आएँ आप, लाना पड़ेगा। ये सारे जो काम कर रहे हैं, अपना मोहम्मद अली साहब मिल रहे हैं, आज फजलुर रहमान से भी मिले हैं और कह रहे हैं कि जनाब कुछ बात हो रही है, कर रहे हैं, अगर कर सकते हैं तो अब यकीन करें इसके बगैर ये जिस तरीके से चलाना चाह रहे हैं ये सेटअप नहीं चलेगा और पाकिस्तान मजीद तबाही की तरफ जाएगा। ये बात आप लिख लें। मुझे जो नज़र आ रहा है मैं आपसे कह रहा हूँ, मतलब ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं, वीलॉग करो, ज़ाहिर ही सबूत है। तो आपको हर मामलात के अंदर कोशिश करके खैर सगाली की तरफ जाना पड़ेगा, सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा मुल्क को बचाने के लिए। लेकिन आप अगर अपनी पसंदीदा चॉइस के ऊपर इस तरह करेंगे तो मामला जो है दुरुस्त नहीं होगा। और पाकिस्तान की बड़ी जगहसाई भी हो रही है इस मसले के ऊपर, ये जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ है, क्योंकि अदलिया ने क्या कुछ कहा था, कितना कुछ बातें की गई थी, आज सब कुछ ख़त्म हो गया, सब मलिया मेट हो गया है। नैब वालों ने कह दिया कि ना हमें तो कोई परवाही नहीं है, हमें तो कोई एतराज़ ही कुछ नहीं है, कुछ नहीं। नैब वालों भी इतने गुडी गुडी हो गए हैं सब कि समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं हमें, मुझे तो कम से कम ऐसा महसूस लग रहा है कि आज से 4-5 साल पहले जो कुछ मैं पाकिस्तान में अदलिया में देखता था, या तो मैं वो ख्वाब देख रहा था या फिर मैं आज ख्वाब देख रहा हूँ। सोचूंगा इस वीलॉग करने के बाद अपने आप को किसी कहूँ कि चुटकी काट के देखे कि मैं वाकई कहीं ख्वाब में तो नहीं हूँ। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा एक जिक्र कर लेते हैं। बैनुल-अक़वामी सूरत हाल बड़ी बिगड़ती जा रही है। इसराइल की गज़ा में जारियत न सिर्फ जारी है बल्कि इसके अंदर इजाफा हो रहा है। और मेरे पास जो अब तक दस्तियाब इत्तलात हैं उसमें 6,500 से ऊपर जो है अब तक लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं और बमबारी तो चल ही रही है। और कल मुझे पता लगा था कि दोबारा उन्होंने गज़ा में घुसने की कोशिश की थी इसराइली फ़ौज ने ज़मीनी तौर पर, लेकिन हमास ने उनको रोक दिया। मैं ये बात बता चुका हूँ कि कहा जा रहा है कि अमेरिका ने रोका हुआ है। ठीक है, अमेरिका ने इतना रोका हुआ नहीं है, लेकिन दरहकीकत खुद भी ये घबरा रहे हैं। और उसकी वजह ये मैं बता चुका हूँ कि कुछ तो मामला उनके जो अगवा कुनिंदगान हैं, मगवी हैं, उनकी वजह से। लेकिन दूसरी वजह ये कि इसराइल की फ़ौज के अंदर इस वक्त ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि सही माने में लड़ने के काबिल भी नहीं है। आपको पता है इतने अरसे से, गुज़श्ता कई सालों से वो जो इसराइली फ़ौजी वहाँ पे रखे हैं वो फ़लस्तीनियों के साथ लड़ते थे। फ़लस्तीनी बच्चे गुलेलों से पत्थर मार मार के, वो वट्टे जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, वट्टे मार मार के या गुलेलों से, डंडे सूतों से, वो फ़ौजी जो हैं उस किस्म के मतलब मुजाहरों के वो आदी हैं। यहाँ पर अब जब फुल फ्लैज जब ट्रेन शुदा हमास के गोरीले आए हैं तो इनको वैसे भी लड़ने के अंदर बड़ी परेशानी हो रही है। यही वजह है कि 2 दफ़ा वो अंदर घुसे और 2 दफ़ा वहाँ से जूते खा के निकले वहाँ से, और उनमें हलाकतें भी हुई हैं। ये वेस्टर्न मीडिया छुपा रहा है। तो असल में कहानी ये कि इसलिए घबराए हुए भी हैं। इसी सूरत हाल को देखते हुए शायद गालिबन अमेरिका ने पेंटागन के
इंतहाई माहिर जंगी जनरल जेम्स ग्लेन को भेजा है मेरे ख्याल से, और वो वहाँ पर आ रहे हैं और वो जाके शायद फिर कोई जंगी हिकमत अमली से कहते हैं वो तय करेंगे। अच्छा, बाइडन ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जनाब आखिरी यरगमाली तक जो है ना वो बमबारी जारी रखी जाएगी, नहीं यानी इनको कोई मकसद नहीं है मुसलमानों की नस्ल कशी हो रही होती रहे, लेकिन वो उन्होंने एक बात कह दी है। अच्छा देखिए, एक बात आपको याद होगी, जिस वक्त 7 तारीख को ये मामला शुरू हुआ था तो मैंने 7 तारीख की और 8 की वीलॉग के अंदर ये बात कही थी कि ये जो हमास का जो मामला हुआ ना, इसको बुनियादी तौर पर इससे सबसे बड़ा जो धचका लगेगा ना, वो धचका लगेगा इसके अमेरिका के उस प्लान को जो कि उसने इसराइल के और सऊदी अरब के साथ जो इन्होंने शुरू किया था। क्योंकि बुनियादी तौर पर चीन ने जो ईरान को और सऊदी अरब को जो खरीद किया था, उसकी वजह से इस खित्ते के अंदर जो है ना अमेरिका के बहुत बड़े जो है मतलब मफादात हैं उनको धचका लगा था। क्योंकि अमेरिका हमेशा ये शिया सुन्नी की बुनियाद के ऊपर आपको पता है कि जंगें करवा कर इस खित्ते के अंदर मुसलमानों को तकसीम करते रहे। तो चाइना ने जो काम किया था, पाकिस्तान से तो मायूस हो गया था चाइना, तो इन्होंने ये काम किया। जब इन्होंने ये काम किया तो फिर उसके बाद इन्होंने उसको नाकाम करने के लिए कि अब ये कर दो, तो सऊदी अरब को और ईरान को करीब लेके आया अमेरिका। और आपने देखा कि एंथोनी ब्लिंकन की कई मीटिंग्स भी कामयाब हो गई, मुलाकातें हुई, इसराइल के ओहदेदार आए, सऊदी अरब वाले गए और दूसरे मामला हुए। तो ये ख़तरा जो है ना ये दोबारा बढ़ता जा रहा था मुसलमानों के लिए और इस खत्ते के लिए। तो ज़ाहिर है फिर बड़ी ताकतों ने फिर सोचा होगा कि इसके अंदर शगाफ डाला जाए, वो शगाफ डाला गया और गालिबन हमास की तरफ से ये काम हो। और मैं समझता हूँ कि इसको मैं कोई साजिश नहीं कहता, अगर हमास की अगर मदद की है, चीन ने की है, रूस ने जिसने भी की इस काम के लिए, मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त की है। क्योंकि इस तरीके से करते करते इसराइल तो तकरीबन पूरा काबिज़ी हो गया था फ़लस्तीन के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है ये जो हुआ, लेकिन एक बात इसमें जो असल में है ना परेशान को, वो ये है कि बड़ी ताकतों की लड़ाई के अंदर ना असल में मुसलमान जो है ना कहीं पिस रहा है। इवन पाकिस्तान में भी ये होता है कि जब बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं तो पाकिस्तान जो है पानीपत का मैदान बनता है, चाहे वो चीन का मसला हो या अमेरिका का या रशिया का भी। इमरान खान की जो हुकूमत गई है वो भी इसी चक्कर के अंदर गई है। तो ये जो तमाम सूरत हाल है ना, इसमें जो मुसलमान जो इस वक्त कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाते हैं, लुकमा अजल बनते हैं ना, इसके ऊपर जो है थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन जो है वो जनाब आज मेरे ख्याल से पहुंचेंगे, गालिबन शायद रामल्ला जाएंगे। और लेकिन जो वो जाएँ खैर दौरे करें, लेकिन उन्होंने एक बात जो कही है वो बड़ी ख़राब उन्होंने कही है, मेरे नज़दीक तो बड़ी ख़राब है। उन्होंने कहा कि जो दहशत ग्रुप हैं मुसलमानों के या दूसरों के, उनके ख़िलाफ़ जो है सारी दुनिया को इकट्ठा होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपको इराक़ का याद हो, इराक़ वॉर के ऊपर जब उन्होंने सारी दुनिया को इकट्ठा किया था और कहा था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वहाँ पर मौजूद हैं, सारे लोगों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया था। तो मुझे लग रहा है कहीं एक दफ़ा फिर ये दोबारा इस किस्म की शुरली जो है ना, वो पहले वो टोनी ब्लेयर ने छोड़ी थी शायद गालिबन, और इस मरतबा जो है अब ये एमानुएल मैक्रोन ने ये एक शुरली छोड़ी है कि जनाब सारी आलमी बरादरी को इकट्ठा किया जाए। और वैसे भी उन्होंने एक झूठ वैसे ही बोल दिया है कि उनके पास वो केमिकल वेपन्स है। केमिकल वेपन्स के बारे में मैंने अपने तौर पर मालूमात की थी, हमास के पास कोई केमिकल वेपन नहीं है। हाँ, अलबत्ता यह है कि ISS और जो अलकायदा के लोग हैं जो वहाँ पर उन इलाकों के अंदर मौजूद हैं, उनके पास मौजूद है। अगर उनमें से अगर कोई इस्तेमाल कर ले या ये करवा ले, क्योंकि देखिए हिलरी क्लिंटन तो कह चुकी है कि ये जितने भी ये तंजीमें थी हम खुद बनाते हैं, और ISS के बारे में, दाइश के बारे में भी उन्होंने ये बात कही है। तो हो सकता है ये वहाँ पर खुद मतलब इसको इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद इसको जो है क्या कहते हैं डालें इसके ऊपर, हमास के ऊपर। क्योंकि सारी दुनिया इस वक्त हमास के साथ खड़ी है। लोग मतलब हुकूमतें अगर साथ नहीं, मतलब अगर कुछ कर नहीं रही तो कम से कम आवाम तो खड़ी है ना। तो कुछ हुकूमतें जो मुस्लिम दुनिया है, जो थोड़ा बहुत अक़वाम मुत्तहिदा अगर हमास की अगर सपोर्ट कर रही है तो उसको खिलाफ करने के लिए माइट भी हो सकता है कि इस किस्म की कोई साजिश ये करें। तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, इस तमाम सूरत हाल के अंदर मैं आप बता दूं, एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा जो पिंच कर रही है या मुझे क्लिक कर रही है वो ये है कि हसन नसरुल्लाह जो है ना, हिजबुल्लाह के जो वो खामोश हैं। इनकी खामोशी जो है ना, मुझे लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ ख़तरनाक है। और अभी तक मेरे पास जो इत्तलात हैं, जो मेरे ज़राए, वो कहते हैं कि अमरीका और इवन इसराइल भी उनकी जो है ना उनके अगले इरादों को जांचने में अभी तक नाकाम रहा है। ये बहरहाल एक सूरत हाल थी। दूसरा ये कि चीन के वज़ीर ख़ारजा ली वोंग जो है वो 3 रोज़ा दौरे पे वाशिंगटन जा रहे हैं, वहाँ एंथोनी ब्लिंकन से मिलेंगे। कहा यह जा रहा है जो सिफारती ज़राए कि वो जो चाइना के और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त मामला है उनको डिस्कस करेंगे, यानी दूरियाँ जो है उनको डिस्कस करेंगे। और ये जो ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर और जो चल रहा है इस वक्त रशिया के साथ जो मामला चल रहे हैं, यूक्रेन के ऊपर वो जंग भी लगी हुई है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। ठीक है, हो सकता होगा, लेकिन मेरा एक अपना ज़ाती इसमें तज्जिया है कि जो इख्तलाफात जो
चीन के और बीजिंग के और जो वाशिंगटन के हैं वो शायद दूर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये खित्ते के अंदर मफादात की जंग है और खित्ते पे के ऊपर जो है मफादात तो कह लें बल्कि कब्जे की जंग है। और अमेरिका जो है अपने कब्जे को किसी न किसी सूरत हाल के अंदर कभी वो यूक्रेन की आड़ लेकर, कभी वो इसराइल की आड़ लेकर, कभी वो ईरान की आड़ लेकर, कहीं ना कहीं लेके वो अपने जो कहते हैं कि अपने को वसी करता चला जा रहा है। और जैसे ग्रेटर इसराइल वाला प्लान है, तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ के ऊपर जो है रशिया को भी तहफ़्फ़ुज़ात है और चाइना को भी तहफ़्फ़ुज़ात है। तो मुझे लगता नहीं है कि चीन और अमेरिका के दरमियान कोई बड़े जो है ना ताल्लुकात के अंदर कोई मतलब बेहतरी आएगी। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ मामला गुफ्तो शनीद वाली बात हो जाए, लेकिन इख्तलाफात ख़त्म होने की मुझे कोई इसमें कोई सूरत हाल नहीं लगती। और बहरहाल जैसे मैंने कहा था कि 2 दिन पहले मैंने कहा था कि अगले 48 घंटे बाद जो है ना फिर ये देखा जाएगा कि गज़ा की जंग का अब क्या हाल निकलता है। 48 घंटे गुजर चुके हैं, अब आने वाले 1-2 दिन के अंदर ये फैसला होगा कि गज़ा की जंग के अंदर क्या मामलात होते हैं, क्योंकि हिज़्बुल्लाह बिल्कुल तैयार है, जैसे मैंने हसन नसरुल्लाह का कहा, और ईरान भी तैयार है। अगर अब कहीं से भी कोई हमला हुआ तो इसका जवाब जो है यमन से भी दिया जाएगा, ईरान से भी दिया जाएगा, इराक से भी दिया जाएगा, और हो सकता है लेबनान तो ऑलरेडी इस जंग के अंदर मौजूद है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।